हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हम इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है 1.1 से लेकर 1.6 तक, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। बच्चे टफ समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस मांगती है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए आप, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना फोकस बनाकर रखिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमको यहाँ पर 4 सेट दिए हुए हैं और ये पूछा है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो चारों के एलिमेंट देख लीजिए। तो देखिए बी, सी और डी, इनके तो एलिमेंट्स हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं। सेट ए जो है ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट हम पता कर लेंगे। क्या दिया हुआ है ये? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब इस सेट में वो एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 6, फिर माइनस 2 को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 6 और 2। मतलब जो सेट A है उसमें एलिमेंट है हमारे पास 6 और 2। अब A, B, C और D इनमें हमको बताना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा मतलब जिसमें सबसे कम एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसको देखते हैं पहले। तो देखिए 6 है इसमें। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब डी सेट जो है इसके एलिमेंट हर एक सेट में दिख रहे हैं हमको। मतलब डी सेट ए का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इससे बड़ा वाला सेट कौन सा है? इससे बड़ा वाला सेट है हमारे पास ए, 6, 2। अब देखिए इसके जो एलिमेंट है 6, 2 वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब ए सी का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। तो यहाँ पर लिख दो ए जो है वो सी का भी सबसेट है और ए बी का भी सबसेट है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? बी, 2, 4, 6। 2, 4, 6 सी में भी है, मतलब बी सी का सबसेट है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के सबसेट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है? In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. हमें यहाँ पर 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट नंबर इसमें हमको दिया हुआ है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। देखिए यहाँ पर बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए ए सेट और बी सेट को लिखते हैं हम। हमको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट है जो कि a में है। तो हम कोई सेट यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू x, y, z। ये हमने एक सेट ले लिया a जिसमें x को एक एलिमेंट शो कर दिया। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है a बिलोंग्स टू b, मतलब B कोई सेट है जिसमें ये पूरा सेट A एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको एलिमेंट लेते हुए सेट B बना लीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड B इज इक्वल टू, इसमें A एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट तो आप इसको डाल दो। ठीक है, ये पूरा हमने एक एलिमेंट ए सेट को डाल दिया। उसके अलावा आप और अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट डाल दो, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है? ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए को बी में एक एलिमेंट दिखाना है, ये दिखा दिया हमने। इसके अलावा आप यहाँ पर और कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अब देखिए क्या x बिलोंग्स टू बी है? क्या x b में कोई एलिमेंट है? तो देखिए क्या b में कोई एलिमेंट है? x नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया?
ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। भाई इसको हम एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेट के अंदर है, ठीक है, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बच्चों को ये डाउट आता है, जैसे कि सपोज किसने बी सेट ले लिया, यहाँ पर b इज इक्वल टू, किसी बच्चे ने बोला सर मैं ये वाला सेट ले रहा हूँ, x कोमा y कोमा x कोमा y कोमा z, ये पूरा सेट a 2,3, किसी बच्चे ने ये सेट लिख दिया। और अब वो बोलेगा कि सर देखो x बिलोंग्स टू a, ये x बिलोंग्स टू a हो रहा है, फिर a बिलोंग्स टू b, ये a बिलोंग्स टू b हो रहा है, और यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू b भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होना चाहिए। तो देखिए बच्चों इस डिफरेंस को समझिए ध्यान से। अगर हमें किसी को भी झूठा साबित करना है तो उसकी 100 सच्ची बातों को छोड़कर बस एक झूठी बात निकाल लो कि हाँ तुमने उस दिन झूठ बोला था, तो वो झूठा साबित हो जाता है। भाई हमारी इस दुनिया में भी यही होता है कि अगर किसी को हमें बुरा साबित करना है तो उसकी 100 अच्छाइयों को छोड़कर बस एक बुरी बात उसमें निकाल लो, एक खोट निकाल लो, तो वो बुरा साबित हो जाता है। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। हम यहाँ पर इसको ट्रू कब बोलेंगे, जब ये हर कंडीशन में ट्रू होगा, हर एक सेट ए और बी के लिए ट्रू होगा, तब हम इसको ट्रू बोलेंगे। इसको फॉल्स बताने के लिए कोई एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दो। इसने बोला यहाँ पर इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल, कि अगर ये गलत है तो बस आप एक एग्जांपल दे दो जिसमें ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमको वही करना है। भाई मैंने यहाँ पर बी सेट ऐसा लिया जो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो चुका है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको नहीं लिखना है। आप बस यहाँ पर इसके बाद लिख दो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ a इज सबसेट ऑफ b and b belongs to c then a belongs to c। ठीक है, तो ये देखते हैं हम ये सही है या गलत है। तो देखिए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए सेट लिख लीजिए, a b का सबसेट है। ठीक है, तो पहले आप कोई सेट a ले लीजिए। ठीक है, लेट सेट a इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं यहां पर, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर सेट लिया 1 2 3, ये एलिमेंट ले लिए सेट a में। ठीक, अब a जो है वो b का सबसेट है, a जो है वो b का सबसेट है, मतलब b में ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो आप सेट b ले लो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, b मैंने सेट ले लिया। अब देख लीजिए 1 2 3 तीनों यहाँ पर है, मतलब ए बी का सबसेट है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और ये साथ में क्या बोल रहा है, b बिलोंग्स टू c, मतलब c कोई ऐसा सेट है जिसमें ये पूरा सेट b एक एलिमेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेट c लिख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट c अब लिखा। एक तो ये एलिमेंट इसमें डाल दो, ये एलिमेंट पूरा डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? उसके अलावा और कोई एलिमेंट डाल दो, तो यहां पर मैं डाल रहा हूं 6, 7, 8। क्लियर? ये हो गया। तो अब देखिए अब क्या बोला है, a बिलोंग्स टू c, क्या ये a सेट c में एक एलिमेंट है? तो a सेट क्या है, ये पूरा 1 2 3 एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या c का एलिमेंट है? तो नहीं है, यहां पर तो हमको नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर कोई बच्चा ऐसा सेट C ले ले जिसमें वो A को भी एलिमेंट दिखा दे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं C को इस तरीके से ले लूँ कि मैं A को एक एलिमेंट दिखा दूँ उसमें 1, 2, 3। ठीक है, फिर ये पूरा ये सारे एलिमेंट लिख दें हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। अगर कोई बच्चा ये सेट C लेता है तो इसको देखकर वो क्या बोलेगा कि यस b बिलोंग्स टू c हो रहा है और a b का सबसेट हो रहा है और a बिलोंग्स टू c भी हो रहा है, तो ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये हर कंडीशन में सही नहीं है। भाई हमने यहाँ पर जो ये सेट c लिया है इसके लिए ये सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया फिर। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मतलब करना क्या है, इस तरह के एग्जाम्पल लेकर नहीं देखना है, आपको कोशिश ये करनी है आप बस गलत साबित करो। किसी को भी गलत साबित करना है तो बस अपना दिमाग चलाते हैं ना हम कि हाँ बस एक गलत बात निकाल लो इसमें, तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर। आप सबसे पहले ये कोशिश करो कि किसी भी तरह से इसको गलत साबित करना है। ठीक है भाई, आपके दिमाग में अगर ये एग्जाम्पल आता है तो आप लो ही मत इसको, आप इसको लो ही मत, आप कोशिश करो कि इसको गलत साबित करो, और जब आप ना कर पाओ तब वो ट्रू होगा। इस अप्रोच से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये भी हो गया हमारे पास फॉल्स। चलिए
अब देखते हैं आगे। थर्ड स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C देन A इज सबसेट ऑफ C। ये हमको बताना है कि सही है या गलत है। तो देखिए, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए सेट लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई सेट ले रहा हूँ A, मैं ले रहा हूँ लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैंने सेट A ले लिया। अब A B का सबसेट है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट B यहाँ पर ले सकते हैं एंड सेट B इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, इसी के एलिमेंट से सेट A बना हुआ है, मतलब A B का सबसेट है। क्लियर। अब B जो है वो C का सबसेट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंड C इज इक्वल टू, वो सेट आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये सेट मैंने C ले लिया। अब देखिए, B C का सबसेट है और A B का सबसेट है। क्लियर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन तीनों सेट के लिए। अब देखिए, क्या A C का सबसेट है? तो देखिए, A में एलिमेंट है 1 2 3 और वो एलिमेंट यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब A C का सबसेट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लॉजिकली समझिए इसको, भाई B C का सबसेट है मतलब B के सारे एलिमेंट C में होंगे, और A B का सबसेट है मतलब A के सारे एलिमेंट B में होंगे। ठीक है, तो A के सारे एलिमेंट C में भी तो होंगे, फिर तो A C का सबसेट होगा। यहाँ पर आप इसको गलत प्रूव कर ही नहीं सकते। आप कोई भी सेट लिखोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए तो A C का सबसेट हमेशा आएगा। तो ये स्टेटमेंट हर हाल में ट्रू है। अब देखिए, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से भी दिखाता हूँ। सपोज ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक, उसके बाद देखिए ये कोई सेट C है सपोज। ठीक, अब देखिए B C का सबसेट है, मतलब ये जो B है ये C के अंदर ही होगा क्योंकि ये C का सबसेट है। क्लियर। उसके बाद A B का सबसेट है, तो ये A जो है ये B के अंदर होगा। अब ये सेट B है तो A अगर B का सबसेट है तो ये इसके अंदर होगा। तो देखिए ये A जो है वो C के अंदर ही तो आएगा, ये इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ये इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये प्रूव हो रहा है कि A C का सबसेट होगा हमेशा। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C देन A इज नॉट सबसेट ऑफ C। इसको हमको देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए सेट लिखिए। तो सपोज मैं कोई सेट ले रहा हूं, लेट A इज इक्वल टू, मैंने सेट लिया 1 2 3। क्लियर। अब A जो है वो B का सबसेट नहीं है, तो B को इस तरीके से लिखो कि A उसका सबसेट ना आए। तो B में मैंने एलिमेंट डाले 1 2 4 5 6, ये एलिमेंट डाल दिए। देखिए अब क्या A B का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि सबसेट कब होता है, जब इसी के एलिमेंट से ये बना हो। लेकिन यहाँ पर ये इसके एलिमेंट से नहीं बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी आ रहा है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो A B का सबसेट नहीं है। क्लियर। अब B C का सबसेट नहीं है, तो C को आप कुछ इस तरीके से लिखो कि B उसका सबसेट ना आए। ठीक है, तो मैं C को लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 5 7 8। ठीक है, तो ये देखिए B C का सबसेट नहीं है, क्योंकि B के जितने भी एलिमेंट है वो C में नहीं है। भाई 4 यहाँ पर नहीं है, एक ही देखना काफ़ी है। अगर एक भी नहीं है तो मतलब B C का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए हमने A B C को लिख दिया। अब देख लीजिए क्या A C का सबसेट भी नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पर A में जो एलिमेंट है 1 2 3 वो तो मुझे C में भी दिख रहे हैं, 1 2 3 तीनों दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब A तो C का सबसेट होगा। यहाँ पर A क्या है, C का सबसेट है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है भाई, A B का सबसेट नहीं था तो हमने A B को उस तरीके से लिख दिया, फिर B C का सबसेट नहीं था तो मैंने C को भी उस तरीके से लिख दिया, लेकिन A तो C का सबसेट आ रहा है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के बाद भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है, इफ X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B देन X बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसको देखना है हमको कि ये सही है या गलत है। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए सेट लिख लीजिए। तो सपोज मैं यहाँ पर कोई सेट लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू, अब देखिए A में X एक एलिमेंट है तो हमको A में X को एक एलिमेंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ X, Y, Z।
ये मैंने सेट ले लिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए हो रहा है यहाँ पर। अब ए बी का सबसेट नहीं है तो आप बी सेट ऐसे लो कि ए उसको सबसेट ना आए। तो बी में मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पर y, z, 2, 3, 4, ठीक है। ये आप आपकी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए बी जो मैंने सेट लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या ये ए सबसेट है? इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू बी, तो क्या x बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, बी में x कहाँ है, ठीक है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखते हैं नंबर 6। सिक्स्थ स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ a इज सबसेट ऑफ b, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इनको सेटिस्फाई करवाते हुए दो सेट लिख लीजिए। देखिए ए बी का सबसेट है, तो सपोज मैं यहाँ पर कोई सेट लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, नहीं पहले बी सेट लेते हैं क्योंकि x बी में नहीं है, ठीक है, तो पहले ये वाला लेते हैं हम, लेट बी इज इक्वल टू हम ले रहे हैं y, z, t, u, v। मैंने b एक सेट लिया जिसमें x एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। अब a जो है वो b का ही सबसेट है, a जो है वो b का ही सबसेट है, तो इसके अकॉर्डिंग a क्या होगा भाई? a जो सेट होगा वो इसके ही किसी एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y, z, t इस तरीके से सबसेट बना सकता हूँ। आप चाहो तो इसका कोई भी सबसेट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद अब देखिए क्या x डज नॉट बिलोंग्स टू a हो रहा है? तो यस हो रहा है भाई, x a में नहीं आएगा भाई, सिंपल सी बात है, a b का सबसेट है, मतलब a जो है वो b के ही एलिमेंट से बनेगा, a जो है वो b के ही एलिमेंट से बनेगा। अब b में x है ही नहीं तो वो a में कहाँ से आएगा? तो यहाँ से भी हमको दिख रहा है, ठीक है, कि x a में नहीं होगा क्योंकि ये b में ही नहीं है, और a जो है वो b के ही एलिमेंट से बनने वाला है, तो जो चीज़ b में नहीं है वो a में कैसे जाएगी? तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और ये हमेशा ट्रू होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन टफ है नहीं है, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए हमको यहाँ पर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, और मैंने आपको एग्जाम्पल्स जब सॉल्व कर रहे थे तब बताया था कि जब भी हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, जब भी हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो। अगर हम ये काम कर देंगे तो ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो। तो यहाँ पर हमारा एम क्या रहेगा, हम b को c का सबसेट प्रूव करेंगे इसको यूज करते हुए, और c को b का सबसेट प्रूव करेंगे इसको यूज करते हुए। अब सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसेट प्रूव करने के लिए हम पहले एलिमेंट इसमें लेंगे, कोई एलिमेंट इसमें मानेंगे, और इन लॉजिक्स का यूज करते हुए उसी एलिमेंट को इसमें शो कर देंगे, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेम काम करेंगे, हम कोई एलिमेंट सी में मानेंगे और इन लॉजिक्स को यूज करते हुए इनकी मदद से उस एलिमेंट को बी में दिखा देंगे, तो सी बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और ये काम हो गया हमारा, तो ये दोनों अपने आप ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, और इसका एक मेथड और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम कर रहे हैं मेथड 1 से, जो सबसेट वाला मैंने अभी बताया वो। तो यहाँ पर मैं पहले एलिमेंट मान रहा हूँ बी में। सपोज कोई एलिमेंट है मेरा बी में, लेट x बिलोंग्स टू बी। सपोज कोई एलिमेंट x है जो b में है। अगर कोई एलिमेंट b में है तो वो a यूनियन b में भी होगा। देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b। भाई a यूनियन b में क्या होता है, a यूनियन b में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कि या तो a से आते हैं या b से आते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट x b में है तो वो डेफिनेटली a यूनियन b में भी होगा। अब देखिए, अब हमको दिया हुआ है कि a यूनियन b तो a यूनियन c के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि X जो है वो A यूनियन C में भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये इंप्लाइज कर रहा है क्या कि X बिलोंग्स टू A यूनियन C। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब X बिलोंग्स टू A यूनियन C का मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि या तो x a में है या तो x c में है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये दो केस हमारे पास बने हैं। अब देखिए दोनों केस को अलग अलग देखेंगे। भाई यहाँ पर हम पहुँच गए थे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला कि या तो x a में है या तो c में है। तो दोनों केस को हम देखते हैं कि जब a में है तब क्या हो रहा है और जब c में है तब क्या हो रहा है। तो केस 1 हमने यहाँ पर लिया x बिलोंग्स टू a। अब देखिए x बिलोंग्स टू a है और कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से x बिलोंग्स टू b से स्टार्ट किया था। तो ये जो है यहीं से तो आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। ऑल्सो x बिलोंग्स टू b मतलब अब देखिए इस केस के लिए x a में भी है और b में भी है। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों में कॉमन है, a में भी है और b में भी। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब लेकिन हमको दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, सिंस हमको दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर ये इसमें है तो ये इसमें भी होगा। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है कि ये a में भी है और c में भी है। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या कि x बिलोंग्स टू c। x किस में, c में। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से x को हमने b में लिया था और हमने यहाँ पर इसको c में भी दिखा दिया। यही तो हमको करना था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b c का सबसेट है। सबसेट शो करने के लिए हम यही तो करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं और दूसरे में शो कर देते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर हमारे दिमाग में ये कैसे आएगा कि हम ये लिखें ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन को देखकर दिमाग में आना चाहिए। भाई हमको c तक पहुँचना है, हमको इस एलिमेंट को c में ले जाना है। ठीक है, तो कैसे ले जा सकते हैं इसको, भाई इसको हम अब अगर यहाँ पर हम इसको a इंटरसेक्शन c में दिखा दें, ये कंडीशन देखकर हमको पता चलेगा कि अगर हम इसको a इंटरसेक्शन c में दिखा दें तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये c में भी है। ठीक है, तो अब a इंटरसेक्शन c तक पहुँचने के लिए अगर हम इसको a इंटरसेक्शन b में दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b यहाँ से दिमाग में कैसे आएगा, यहाँ से दिमाग में ऐसे आएगा ये। ठीक है, कि x a में तो दिख ही रहा है और b में ये था ही, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और a इंटरसेक्शन b इसके इक्वल है, तो ये बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। और उसके बाद अपने आप यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ लॉजिकल है, इसमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। अगर यहाँ रटा तो फंस गए, फिर आप समझो। एक एक चीज यहाँ पर लॉजिकल है। ठीक है, मैं बिल्कुल लॉजिकल एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 देखिए, केस 2 क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, केस 2 में आया x बिलोंग्स टू c। कहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ से x बिलोंग्स टू b से स्टार्ट हुए और x बिलोंग्स टू c पर पहुँच गए। तो यही तो हमको करना था भाई। यहाँ तो इतना काम करने के बाद पहुँचे हम x बिलोंग्स टू c, यहाँ तो डायरेक्ट x बिलोंग्स टू c आ रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रूव हो गया है कि b इज सबसेट ऑफ c। क्लियर, तो यहाँ पर तो ये प्रूव हो गया कि b इज सबसेट ऑफ c। अब हमको c को b का सबसेट प्रूव करना है, तो सिमिलर काम करेंगे। अब हम एलिमेंट लेंगे c में और b तक पहुंचेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे उसको। अब मैं ले रहा हूँ सिमिलरली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू c। कोई y एलिमेंट लिया जो c में है। तो अब देखिए अगर y c में है तो y b यूनियन c में भी होगा। भाई अगर y c में है, सॉरी a यूनियन c में भी, a यूनियन c। भाई हमको जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमको। अब जैसे कि मेरे मुंह से निकला कि b यूनियन c, वो भी चाहो तो आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन उससे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। भाई यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है उन्हीं से हम कहीं पर पहुंचेंगे, तो उन्हीं को यूज करना है हमको। तो अगर y c में है तो y a यूनियन c में भी होगा। अब उसके बाद हमको दिख रहा है कि a यूनियन c जो है वो a यूनियन b के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या है कि या तो y a में है या फिर y b में है। तो यहाँ पर भी दो केस बन गए। केस 1 हमारे पास है y बिलोंग्स टू a। हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम शुरू हुए थे y बिलोंग्स टू c से। तो y c में भी है और y a में भी है इस केस के लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो y बिलोंग्स टू c। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुए थे हम, तो उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर भी लिख दिया। इसका मतलब क्या है, y a में भी है और c में भी है, मतलब
y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या है कि y a में भी है और b में भी है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि y बिलोंग्स टू b, और यही तो हमको करना था। यहाँ पर हम शुरू हुए थे y बिलोंग्स टू c से, और हमने इसी y को b में दिखा दिया, मतलब c जो है वो b का सबसेट है। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज c इज सबसेट ऑफ b। क्लियर, ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 देखिए, वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। कहाँ से शुरू हुए थे? c से, और कहाँ दिखा दिया इसको? b में। यही हमको करना था। तो y बिलोंग्स टू c से शुरू हुए और इसी एलिमेंट को हमने यहाँ पर b में दिखा दिया। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज c इज सबसेट ऑफ b। तो b को c का सबसेट प्रूव कर दिया और c को b का सबसेट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? b और c दोनों क्या हैं? इक्वल है। तो यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देंगे हम इसके बाद, वो ये लाइन है कि हियर b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b, सो डबल इम्प्लाइज, यहाँ पर लगता है डबल इम्प्लाइज b इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखिए इसी का एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड 2, सबसे पहले जो कंडीशंस दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, ये हमको दिया हुआ है, और a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल दिया हुआ है, और हमको प्रूव करना है b इज इक्वल टू c। तो देखिए अब कैसे होगा ये, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें दोनों तरफ b से इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेक इंटरसेक्शन विद b इन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम b से इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, दोनों तरफ हमने सेम काम किया है, तो इससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब देखिए लेकिन इससे होगा क्या, अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। क्लियर, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई b इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ, b हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए b यूनियन a इंटरसेक्शन b, b यूनियन a इंटरसेक्शन b, बस आगे पीछे कर दिया इसको। ठीक है, ये भी क्यूमुलेटिव लॉ है, आपको याद होगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया b और इसको लिख दिया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं a इंटरसेक्शन b लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो चेंज ना भी करो तो भी चलेगा। क्लियर, अब देखिए b यूनियन a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b का यूनियन हम किससे ले रहे हैं, b से। तो इसको वेन डायग्राम से समझिए, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये a है और ये b है, तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है a इंटरसेक्शन b, इसका यूनियन किससे ले रहे हैं, b से। तो अगर ये b है तो इस a इंटरसेक्शन b का यूनियन b से लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेट b तो आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये सेट b लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम c से इंटरसेक्शन लेंगे इसी का। ठीक है, टेक इंटरसेक्शन विद c इन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। तो c से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, देखिए c इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन c। अब देखिए c इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो गया, c हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे c इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब देखिए c का यूनियन हम ले रहे हैं c इंटरसेक्शन a से, तो ये वही वाली बात है भाई। अगर इसको मैं बोल दूं यहाँ पर अब c और ये है a, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन c कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट,
और सी कौन सा पार्ट हुआ, ये पूरा पार्ट। तो सी का इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन सी से लेंगे तो क्या आएगा, सी तो आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से सी की वैल्यू यही वाली आ रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको अब मैं उलट पुलट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब देखिए, ये वैल्यू आई बी की और ये वैल्यू आई है सी की। अब देख लीजिए क्या ये इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आया है और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आया है। बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी तो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये भी तो हमको दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू दिस, ये इसी के इक्वल है, क्योंकि इस ए इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया तो ये वही स्टेटमेंट बन जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि बी इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे सिंस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सो सी इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन सी की जगह ये लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी। देखिए वही बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि सी बी के इक्वल है। तो ये हमारे 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस ये स्टार्टिंग में टफ लगते हैं लेकिन है नहीं, सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।